अब हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता हो उसे वाच्य कहते हैं। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किसके आधार पर किया जाता है? कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार पर। प्रयोग के आधार पर वाच्य के 3 प्रकार हैं। प्रयोग के आधार पर वाच्य के कितने प्रकार हैं? 3 हैं। कौन कौन सी हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। कृतवाच्य: जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक, कृतवाच्य में अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कृतवाच्य में अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और कृतवाच्य में ने का प्रयोग भी होता है। ने का प्रयोग भी होता है कृतवाच्य में। जैसे बच्चा खेलता है तो बच्चा ने खेलता है। तो बच्चा क्या करता है? खेलता क्या क्रिया है। तो इसमें अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं को मिलता है। यहाँ बच्चा क्या करता है? खेलता क्या क्रिया है। ऐसे ही बच्चे खेलते हैं तो बच्चे क्या है? करता है। खेलते क्या है? क्रिया है। शिवम पत्र लिखता है। शिवम क्या है? करता है। लिखता क्या है? क्रिया है। शिवानी पत्र लिखती है। शिवानी क्या करता है? लिखती क्या है? क्रिया है। सीता नहीं पढ़ती है। सीता क्या करता है? पढ़ती क्या है? क्रिया है। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाओं खेलता है, खेलते हैं, लिखता है, लिखती है, पढ़ती है का प्रयोग क्रमशः कर्ता, बच्चा, बच्चे, शिवम, शिवानी, सीता के अनुसार किया गया है। अतः यह कृतवाच्य है। यहाँ क्या है? कृतवाच्य। उपरोक्त वाक्य में क्रियाओं खेलता है, खेलते हैं, लिखता है, लिखती है, पढ़ती है का प्रयोग क्रमशः कर्ता, बच्चा, बच्चे, शिवम, शिवानी, सीता के अनुसार ही किया गया है। अतः यह कृतवाच्य है। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य: जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इस प्रकार के वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो हमें कर्मवाच्य में हमेशा कौन सी क्रिया मिलेगी? सकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी। तो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इस प्रकार के वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है? सकर्मक का। जबकि कृतवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है तो पुस्तक क्या जाती है? पढ़ी। तो यहाँ पुस्तक क्या कर्म है और पुस्तक और पढ़ी क्या क्रिया है। यहाँ सकर्मक है। पत्र लिखा जाता है, पत्र क्या जाता है? लिखा। यहाँ कर्म है, यहाँ क्रिया है। कहानी लिखी जाती है, कहानी के कर्म है और लिखी क्या है? क्रिया है। जैसे हाथी द्वारा केला खाया जाता है, क्या केला क्या कर्म है, खाया क्या क्रिया। तो इसमें कर्मवाच्य में द्वारा शब्द देखने को मिलता है। कर्मवाच्य में क्या मिलेगा? द्वारा शब्द देखने को मिलता है। उपरोक्त वाक्यों में क्रमशः पुस्तक, पत्र, कहानी, केला कर्म है और इन्हीं के अनुसार क्रियाएं क्रमशः पढ़ी जाती है, लिखा जाता है, लिखी जाती है, खाया जाता है का प्रयोग किया गया है। इन्हीं के अनुसार क्रिया पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, लिखा जाता है, खाया जाता है का प्रयोग किया गया है। तीसरा है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य: जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अर्थात कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब वह भाववाचक संज्ञा होती है। इसको याद रखें। एक वचन और पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, एक वचन और पुल्लिंग अन्य पुरुष हो तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। इस प्रकार के वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है। इस प्रकार के वाक्यों में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता रहती है।
भाववाच्य जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, जब वाक्य की क्रिया में लिंग वचन और पुरुष कर्ता अर्थात कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न हो, होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष हो, इसलिए इसको याद रखना है। भाववाच्य में एक वचन होता है और क्या होता है, पुल्लिंग होता है और अन्य पुरुष होता है, तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। इस प्रकार के वाक्यों में भाव की प्रधानता रहती है। भाववाचक संज्ञा में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो भाववाच्य में केवल इसका प्रयोग होता है, अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का होता है और कृतवाच्य में अकर्मक एवं सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। और इसमें भाववाच्य की पहचान है, इसमें नहीं का भी प्रयोग होता है, नहीं आता है बीच में। और कर्मवाच्य में आता है द्वारा और कृता में आता है ने। तो तोते से उड़ा नहीं जाता, उड़ा नहीं गया। तोते से, तोता क्या है, एक वचन है और इसमें क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ तोता क्या पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है, एक वचन है और यहाँ अन्य पुरुष भी है। तो अब उससे चला नहीं जाता, उससे किसी अन्य तीसरे की बात की जा रही है। और अब क्या है, यहाँ थर्ड पर्सन है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या भाववाचक है। अब चला जाए, मुझसे उठा नहीं गया, ऐसे ही। तो उपरोक्त वाक्य में उड़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, चला जाए, उठा नहीं गया है, इसे भाव का पता चल रहा है, जिसमें ना तो कर्ता की प्रधानता है ना ही कर्म की, अर्थात भाव की प्रधानता होने के कारण यहाँ भाववाचक संज्ञा है, वो भाववाच्य है। अब हम पढ़ेंगे वृत्ति या अर्थ। वृत्ति या अर्थ, वृत्ति या अर्थ, वृत्ति शब्द अंग्रेजी के मूल शब्द का पर्याय है। वृत्ति शब्द अंग्रेजी के मूल शब्द का पर्याय है। वृत्ति किसका पर्याय है, अंग्रेजी के मूल शब्द का पर्याय है। पंडित कामता प्रसाद गुरु वृत्ति के स्थान पर अर्थ का प्रयोग करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु वृत्ति के स्थान पर अर्थ का प्रयोग करते हैं। वृत्ति शब्द अंग्रेजी के मूल शब्द का पर्याय है। पंडित कामता प्रसाद गुरु वृत्ति के स्थान पर अर्थ का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं अर्थ का। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। जैसे लड़का जाता है तो यह निश्चय है, लड़का जाए यह संभावना है, तुम जाओ यहाँ आज्ञा है। यदि लड़का जाता है तो अच्छा होता है, यह संकेत है। वृत्ति का संबंध उस कार्य व्यापार से जो कि लौकिक जगत में घटित न हुई हो, बल्कि वक्ता के मस्तिष्क में ही इच्छा, संभावना, अनुमान, आज्ञा आदि के रूप में निहित हो। वृत्ति का संबंध उस कार्य से है जो लौकिक जगत में घटित न हुई हो, बल्कि वक्ता के मस्तिष्क में हो। इच्छा, संभावना, अनुमान, आज्ञा आदि के रूप में निहित है, उन्हें वृत्ति कहते हैं। वृत्ति को क्रियार्थ भी कहते हैं। क्रियार्थ का अर्थ है क्रिया का अर्थ या प्रयोजन। वृत्ति को क्रियार्थ भी कहते हैं। क्रियार्थ का अर्थ है क्रिया का अर्थ या प्रयोजन। तो वृत्ति को हम और क्या कहते हैं, क्रियार्थक। और वृत्ति जगत में घटित लौकिक घटना नहीं है, बल्कि जो हम मन में उपस्थित घटना है। तो वृत्ति का क्रियार्थक अर्थ भी क्रिया का अर्थ क्रियार्थक का प्रयोजन है। हिंदी व्याकरण के मुख्य रूप से वृत्ति पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 5 वेद हैं। हिंदी व्याकरण के मुख्य रूप में वृत्ति के 5 वेद हैं। कितने वेद हैं, 5 वेद। किसके अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ, आज्ञार्थ और संकेतार्थ। निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ, आज्ञार्थ और संकेतार्थ। एक पहला है हमारा निश्चयार्थ। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या न होने का निश्चय सूचित होता है उसे निश्चयार्थ कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या न होने का निश्चय सूचित होता है उसे निश्चयार्थ कहते हैं। जैसे हम खेलेंगे, निश्चित है, वहाँ जाएगा, निश्चित है, लड़का जाता है, निश्चित है, वहाँ शाम को घर जाएगा, निश्चित है। तो यहाँ पर क्या है, निश्चयार्थक क्रिया हो जाएगी, निश्चयार्थक वृत्ति हो जाएगी। और दूसरा है हमारा संभावनार्थ। क्रिया के जिस रूप से अनुमान, इच्छा, कर्तव्य आदि का बोध हो उसे संभावनार्थ वृत्ति कहते हैं। संभावनार्थ वृत्ति किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से अनुमान, इच्छा, कर्तव्य आदि का बोध हो उसे संभावनार्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा होगा तो यहाँ पर संभावना है, अनुमान है तुम्हारी विजय हो, यहाँ इच्छा है, संभावना है, विजय हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञा का पालन करे, यहाँ कर्तव्य है, यहाँ क्या है, कर्तव्य है। विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञा का पालन करे, यहाँ कर्तव्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संभावनार्थ वृत्ति हो जाएगी। जहाँ अनुमान, इच्छा और कर्तव्य होगा वहाँ पर कौन सी वृत्ति होगी, संभावनार्थ वृत्ति होगी।
और संदेहार्थ वृत्ति। संदेहार्थ वृत्ति क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो उसे संदेहार्थ वृत्ति कहते हैं। संदेहार्थ वृत्ति किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो उसे संदेहार्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे वह आता होगा, वहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है इसका हमें कुछ नहीं पता है, वहाँ आता होगा तो यहाँ पर संदेह है, तो संदेहार्थ वृत्ति। प्रयागराज में कोरोना वायरस का प्रभाव समाप्त हुआ होगा, वहाँ से प्रभाव समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है हमें नहीं पता है, वहाँ पर संदेह है। शिवम प्रयागराज गया होगा, वहाँ गया है कि नहीं गया हमें नहीं पता है, तो वहाँ क्या होगा? संदेहार्थ वृत्ति है। तो संदेहार्थ वृत्ति में जिसके क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो उसे हम संदेहार्थ वृत्ति कहते हैं। अब विद्यार्थ या आज्ञार्थ वृत्ति। विद्यार्थ या आज्ञार्थ वृत्ति क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश, निषेध का बोध होता है उसे विद्यार्थ या आज्ञार्थ कहते हैं। उसे विद्यार्थ या आज्ञार्थ कहते हैं। विद्यार्थ या आज्ञार्थ वृत्ति किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश, निषेध का बोध होता है उसे विद्यार्थ या आज्ञार्थ कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है उसे विद्यार्थ या आज्ञार्थ कहते हैं। राम तुम विद्यालय जाओ, तो यहाँ पर राम को आज्ञा दी जा रही है कि तुम विद्यालय जाओ। गरीबों की मदद करनी चाहिए, यहाँ एक उपदेश दिया जा रहा है कि गरीबों को मदद करनी चाहिए, उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ मत आना, यहाँ पर निषेध की स्थिति में, तो यहाँ विद्यार्थ वृत्ति। जरा मेरी सहायता कीजिए, तो यहाँ पर सहायता मांगी जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आज्ञार्थ या विद्यार्थ वृत्ति हो जाएगी। तो आज्ञा, उपदेश, निषेध की बात की जाए तो वहाँ पर विद्यार्थ आज्ञार्थ वृत्ति होती है। अब है संकेतार्थक वृत्ति। संकेतार्थक वृत्ति क्रिया के जिस रूप में एक काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, अर्थात जिसमें कार्य का कारण संबंध हो उसे संकेतार्थक वृत्ति कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में एक काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, अर्थात जिसमें कार्य कारण का संबंध हो उसे संकेतार्थ वृत्ति कहते हैं, उसे संकेतार्थक वृत्ति कहते हैं। जैसे यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा होगा, तो भोजन कब अच्छा होगा? जब सारा सामान मिल जाएगा। तो एक कारण इसमें इनमें आपस में संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ कौन सी संकेतार्थक वृत्ति है? यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। संकेत किया जा रहा है यदि वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी। यदि मैं बनारस जाता तो गुरुदेव को आशीर्वाद प्राप्त होता, तो यहाँ पर भी संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है? संकेतार्थक वृत्ति हो जाएगी, संकेतार्थक वृत्ति हो जाएगी। और किंतु डॉक्टर सूर्यवंशी सिंह के अनुसार सहायक वृत्ति क्रियाओं के अंतर्गत दो प्रकार की सहायक वृत्तिक क्रियाएं आती हैं। किंतु डॉक्टर सूर्यवंशी सिंह के अनुसार सहायक वृत्तिक क्रियाओं के अंतर्गत दो प्रकार की सहायक वृत्तिक क्रियाएं आती हैं। एक है सामर्थ्य सूचक वृत्ति, एक है बाध्यता सूचक वृत्ति। एक है सामर्थ्य सूचक वृत्ति, एक है बाध्यता सूचक वृत्ति। अब है हमारा सामर्थ्य सूचक वृत्ति। सामर्थ्य सूचक वृत्ति में सामर्थ्य, अनुमति एवं संभावना को प्रकट करने के लिए जिस वृत्ति का प्रयोग होता है उसे सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति के सूचक चिन्ह सक, पा, या, जा, ते, बन आदि। सक, पा, या, जा, ते, बन आदि। सामर्थ्य सूचक वृत्ति सामर्थ्य, अनुमति एवं संभावना को प्रकट करने के लिए, सामर्थ्य, अनुमति एवं संभावना किसको सामर्थ्य, अनुमति, संभावना को प्रकट करने के लिए जिस वृत्ति का प्रयोग होता है उसे सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति को सूचक चिन्ह है सक, पा, या, जा, ते, बन आदि। जैसे वहाँ परीक्षा पास कर सकता है तो सामर्थ्य है इसका, अब आप चल सकते हैं, तो अनुमति है लेकिन सामर्थ्य है, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? सामर्थ्य वृत्ति हो जाएगी, सामर्थ्य सूचक वृत्ति हो जाएगी। वैसे ही नौकर से दरवाज़ा नहीं खोला जाता है तो यह असामर्थ्य है। असामर्थ्य, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, यहाँ भी असामर्थ्य है। मुझसे कहते नहीं बनता, असामर्थ्य है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? सामर्थ्य सूचक वृत्ति हो जाएगी। अब है बाध्यता सूचक वृत्ति। जिस वृत्ति में किसी कार्य या कार्य व्यापार के निष्पादन घटित होने में कर्ता पर किसी न किसी प्रकार की बाध्यता का बोध हो उसे बाध्यता वृत्ति कहते हैं। यहाँ पर कर्ता पर किसी न किसी बाध्यता का बोध हो उसे बाध्यता वृत्ति कहते हैं, बाध्यता सूचक वृत्ति कहते हैं। तो जिस वृत्ति से किसी कार्य, क्रिया या कार्य व्यापार के निष्पादन घटित होने में कर्ता पर किसी न किसी प्रकार की बाध्यता का बोध हो उसे बाध्यता सूचक वृत्ति कहते हैं। जैसे इस वृत्ति के सूचक है ना है, ना पढ़, ना चाहिए, नहीं चाहिए आदि। जैसे उसे जल्दी जाना है और उसे जल्दी जाना पड़ा, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तो इन सभी में क्या है? बाध्यता सूचक वृत्ति है। जैसे ना है, ना पढ़ा, नहीं चाहिए, ना चाहिए, इनमें क्या है? बाध्यता सूचक वृत्ति है। अब हम पढ़ेंगे पक्ष। क्या पढ़ेंगे हम? पक्ष।
हमारा टॉपिक है पच, एस्पेक्ट्स। पच का शाब्दिक अर्थ है, पच का शाब्दिक अर्थ क्या है? रूप या पहलू अर्थात क्रिया व्यापार की विभिन्न स्थितियाँ। पच का शाब्दिक अर्थ क्या है? रूप अथवा पहलू अर्थात क्रिया व्यापार की विभिन्न स्थितियाँ। क्रिया रूप अथवा पहलू अर्थात क्रिया व्यापार की विभिन्न। वस्तुतः क्रिया के उस अंश को जिससे पूर्णता, अपूर्णता और सातत्य, भाव इत्यादि विभिन्न स्थितियों का बोध होता है उसे पच कहते हैं। वस्तुतः क्रिया के उस अंश को जिससे पूर्णता, अपूर्णता और सातत्य, भाव इत्यादि विभिन्न स्थितियों का बोध होता है उसे पच कहते हैं। क्रिया कभी तो पूर्णता, कभी अपूर्णता, कभी नित्यता अथवा कभी सामान्यता को व्यक्त करती है। क्रिया कभी तो पूर्णता, कभी अपूर्णता, कभी नित्यता अथवा कभी सामान्यता को व्यक्त करती है। क्रिया के माध्यम से किसी व्यापार की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्थाओं एवं कार्य संपादन के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करने के लिए पच का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के माध्यम से किसी व्यापार की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्थाओं एवं कार्य संपादन के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करने के लिए पच का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्रिया की उस क्षमता को पच कहते हैं जिससे पूर्णता, अपूर्णता, नित्यता, सामान्यता आदि व्यक्त की जाती है। क्रिया के उस क्षमता को पच कहते हैं जिससे पूर्णता, अपूर्णता, नित्यता, सामान्यता आदि व्यक्त की होती है। डॉक्टर रघुवंश मणि के अनुसार क्रिया के जिस रूप से व्यापार की विभिन्न स्थितियां, दशाओं एवं प्रक्रियाओं, विशेषों का मान, ज्ञान का बोध उसे पच कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से व्यापार की विभिन्न स्थितियां, दशाओं, प्रक्रियाओं, विशेषों, भान, ज्ञान का बोध उसे पच कहते हैं। अब पच के प्रमुख दो भेद हैं। कौन से? पूर्ण पच एवं अपूर्ण पच। पूर्ण पच से कार्य की पूर्णता का बोध होता है। पूर्ण पच में आ, ई, ए प्रत्यय आते हैं। भूतकालीन कृदंत में यहाँ पच मिलता है। तो पूर्ण पच हमें किस कृदंत में मिलता है? तो भूतकालिक कृदंत में मिलता है। और इसमें पूर्ण पच में आ, ई, ए प्रत्यय आते हैं। आ, ई, ए प्रत्यय आते हैं और पूर्ण पच में कार्य की पूर्णता का बोध होता है। तो पूर्ण पच में से कार्य की पूर्णता का बोध होता है। पूर्ण पच में आ, ई, ए प्रत्यय आते हैं और भूतकालीन कृदंत में यहाँ पच मिलता है। जैसे राम दौड़ा है तो इसमें आ प्रत्यय आया है। श्वेता मैदान में दौड़ी है, इसमें ई प्रत्यय आया है। लड़के मैदान में दौड़े हैं, इसमें ए प्रत्यय आया है। मैंने पिताजी को पत्र लिखा है, इसमें आ प्रत्यय आया है। सीमा खाना बना चुकी है, इसमें ई प्रत्यय आया है। अब बरसात रुक गई है, इसमें ए प्रत्यय आया है। उपरोक्त सभी वाक्यों में कार्य की पूर्णता का बोध हो रहा है। राम दौड़ा है यानी कि इसने कार्य पूरा कर लिया है। श्वेता मैदान में दौड़ी है, इसने पूरा कार्य कर लिया है। लड़के मैदान में दौड़े, इसने भी पूरा कार्य कर लिया। मैंने पिताजी को पत्र लिखा है, कंप्लीट कार्य हुआ है। सीमा खाना बना चुकी है, कंप्लीट कार्य हुआ है। अब बरसात रुक गई है, बरसात रुक चुकी है, कंप्लीट कार्य हुआ है। यानी कि उपरोक्त सभी वाक्यों में कार्य पूर्णता का बोध हो रहा है। अतः ये सभी पच पूर्ण पच के उदाहरण। जैसे राम दौड़ा से यहाँ पता चल रहा है कि राम दौड़ा, और दौड़ा शब्द दौड़ प्लस आ से मिलकर बना है, जिसमें आ प्रत्यय है। आ प्रत्यय है। अपूर्ण पच यहाँ क्रिया की अपूर्णता को व्यक्त करता है। इसमें यहाँ ज्ञात होता है कि कथन के क्षण व्यापार कार्य प्रारंभ हो गया है किंतु पूर्ण नहीं हुआ है। प्रारंभ हो गया है किंतु पूर्ण नहीं हुआ है। चूँकि अपूर्ण पक्ष में क्रिया व्यापार की अनेक स्थितियाँ होती हैं, इसके लिए अनेक भेद हो सकते हैं, इसके लिए अनेक बोध होते हैं। अपूर्ण पक्ष क्या है? यहाँ क्रिया की अपूर्णता को व्यक्त करता है। इसमें यह ज्ञात होता है कि कथन के क्षण व्यापार कार्य प्रारंभ हो गया है किंतु पूर्ण नहीं हुआ है। चूँकि अपूर्ण पक्ष में क्रिया की अनेक स्थितियाँ होती हैं, इसके लिए अनेक भेद हो सकते हैं। अपूर्ण पक्ष में कार्य प्रारंभ हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है? अपूर्ण पक्ष होता है। पहला है हमारा नित्यता बोधक या आवृत्ति मूलक। नित्यता बोधक या आवृत्ति मूलक पक्ष। नित्य का अर्थ है सतत, प्रतिदिन का, जिसकी परंपरा ना टूटे। नित्य का अर्थ क्या है? सतत प्रतिदिन, जिसकी परंपरा ना टूटे। यहाँ प्रतिदिन कार्य करने या नित्य कर्म का बोध कराता है। इसका बोधक ता प्रत्यय है, अर्थात वर्तमान कालीन कृदंत में यहाँ पच रहता है। यहाँ किस में रहता है? वर्तमान कालीन कृदंत में यहाँ पच रहता है। यहाँ पच रहता है वर्तमान कालीन कृदंत में। कौन सा पच रहता है? नित्यता बोधक आवृत्ति मूलक पच रहता है। तो नित्य का अर्थ है सतत प्रतिदिन का, जिसकी परंपरा ना टूटे। यहाँ प्रतिदिन कार्य करने का नित्य कर्म का बोध कराता है। इसका बोधक है ता प्रत्यय।
अर्थात वर्तमान कालीन कृदंत का यहाँ पर जैसे वह भोजन बनाता है, नित्यता कार्य कर रहा है, नित्य यानी पर डे कार्य कर रहा है। सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से डेली निकलता है। राम पढ़ता है, राम डेली पढ़ता है। मोहन झूठ बोलता है, मोहन डेली झूठ बोलता है। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, वो पक्ष हो जाएगा नित्यता बोधक आवृत्ति मूलक पक्ष। और सातत्य बोधक पक्ष क्या हो जाएगा, सातत्य बोधक पक्ष की परिभाषा, इससे प्रगति बोधक पक्ष भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रगति बोधक पक्ष भी कहते हैं। प्रगति बोधक पक्ष भी किसे कहते हैं, सातत्य बोधक पक्ष को कहते हैं। यह कार्य के होने की निरंतरता का बोध कराता है। इसका बोधक है रहा है, रही है, रहे हैं, आदि है। इसका बोधक क्या है, रहा है, रही है, रहे है। सातत्य बोधक पक्ष, इसमें इसे प्रकृति बोधक पक्ष भी कहते हैं। यह कार्य के होने की निरंतरता का बोध कराता है। इसका बोधक है रहा है, रही है, रहे है। प्रकृति बोधक पक्ष किसे कहते हैं, सातत्य बोधक को कहते हैं। जैसे अब भूख बढ़ती जा रही है, तो जा रही है भूख बढ़ती, उसकी भूख बढ़ती यानी प्रगति होती जा रही है। सीता जा रही है, वे जा रहे हैं, अभी तो काम कर रहा है, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ सब के हैं सातत्य बोधक या प्रकृति बोधक पक्ष के उदाहरण है। आरंभ बोधक पक्ष, यहाँ कार्य के आरंभ होने की सूचना प्रदान करता है। आरंभ बोधक पक्ष यहाँ कार्य के आरंभ होने की सूचना प्रदान करता है। इसका बोधक ने है, इसका बोधक क्या है, ने है। जैसे गाड़ी जाने वाली है, तो यहाँ जाने वाली है, कार्य शुरू होने वाला है। मुझे नींद आने वाली है, तो नींद आने वाली कार्य शुरू होने वाला। मैं प्रयागराज में रहने वाला हूँ, तो इसमें ने आता है, ने। तो आरंभ बोधक पक्ष या कार्य के आरंभ होने की सूचना प्रदान करता है। इसके बोधक ने है। जैसे गाड़ी जाने वाली है, मुझे नींद आने वाली है, मैं प्रयागराज में रहने वाला हूँ। अभ्यास बोधक पक्ष, क्रिया व्यापार के बार बार होने की स्थितियों को क्रिया व्यापार अभ्यास बोधक, अभ्यास बोलते हैं क्रिया व्यापार के बार बार होने की स्थितियों को अभ्यास बोधक पक्ष के अंतर्गत विश्लेषित किया जाता है। क्रिया व्यापार के होने की स्थितियों को अभ्यास बोधक पक्ष के अंतर्गत विश्लेषित किया। जैसे वहाँ मेरे घर आया करता है, वहाँ बैठा रहता है। राहुल चाय पीता रहता है मतलब वहाँ आता रहता है। इसमें करता रहता है। अभ्यास बोधक पक्ष है। क्रिया व्यापार के बार बार होने की स्थितियों को अभ्यास बोधक पक्ष के अंतर्गत विश्लेषित किया गया है। जैसे वह मेरे घर आया करता है, वहाँ बैठा रहता है, राहुल चाय पीता रहता है। कुछ विद्वानों में पक्ष के दो भेद माने जाते हैं, स्थिति बोधक पक्ष और उत्परिवर्तन बोधक पक्ष। कुछ विद्वान पक्ष के दो भेद मानते हैं, स्थिति बोधक पक्ष एवं उत्परिवर्तन बोधक पक्ष। स्थिति बोधक पक्ष का क्या है, इसका स्वरूप अन्य पक्षों से भिन्न है। स्थिति बोधक पक्ष इसका स्वरूप अन्य पक्षों से भिन्न है। इस पक्ष से क्रिया व्यापार का बोध न होकर क्रिया स्थिति का बोध होता है। इसलिए इसके लिए दो क्रिया रूप हैं, है और था। स्थिति बोधक का है और था उपलब्ध है। स्थिति बोधक अव्यय, इसका स्वरूप अन्य पक्षों से भिन्न है। इस पक्ष से क्रिया व्यापार का बोध न होकर क्रिया स्थिति का बोध होता है। इसके लिए दो क्रिया रूप हैं, है एवं था उपलब्ध है। जैसे माली बाग में है, स्थिति बोधक पक्ष होगा। राधा छत पर है, स्थिति बोधक पक्ष होगा। राहुल पब्लिकेशन पर था, स्थिति बोधक पक्ष है। मेरे दरवाजे पर एक वृक्ष है, दरवाजे पर स्थिति का बोध हो रहा था। इन सभी माली बाग में है, स्थिति का बोध हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्थिति बोधक पक्ष हो जाएगा। अब है उत्परिवर्तन बोधक पक्ष। इस पक्ष में किसी अन्य व्यापार या साधन से प्रभावित होकर परिवर्तन होने का बोध होता है। यहाँ एक प्रकार से कर्मवाच्य है। यहाँ क्या है, एक प्रकार से कर्मवाच्य है। उत्परिवर्तन बोधक इसमें सामने दिख रहा है, तो इसमें उत्परिवर्तन जरूर होगा। इस पक्ष में किसी अन्य व्यापार या स्थान से प्रभावित होकर परिवर्तन होने का बोध होता है। यहाँ एक प्रकार से कर्मवाच्य है। जैसे चश्मे से दिखाई देता है, तो चश्मे से दिखाई देना एक परिवर्तन है। दीपक जलने से प्रकाश होता है, जलने से प्रकाश हो रहा है, तो एक परिवर्तन हो रहा है। यूनिवर्सल सामान्य हिंदी पढ़ने से हिंदी बोध होता है, तो अगर इसे हम पढ़ेंगे तो हिंदी बोध होगा, तो यानी कि यह परिवर्तन है। तो उत्परिवर्तन बोधक में इस पक्ष में किसी अन्य या व्यापार या साधन से प्रभावित होकर परिवर्तन होने का बोध होता है। यहाँ एक प्रकार से कर्मवाच्य है, तो यहाँ स्थिति बोधक और उत्परिवर्तन बोधक पक्ष है। अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अकर्मक धातु क्रियाओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला
वाच्य भाववाच्य होता है। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य भाववाच्य होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सोना दौड़ना अकर्मक क्रिया है। हथियाना चिकनाना लतियाना आदि नाम धातु क्रिया है। क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती हैं। और गिराना जगाना उठाना लिखाना उड़ाना सुनाना आदि प्रेरणार्थक क्रिया है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। धातु से, संज्ञा से, विशेषण से। क्रिया कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार के। धातु से, संज्ञा से, विशेषण से। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती है, जैसे उठना से उठाना और उठवाना। कई धातुएं मूल क्रिया को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती हैं। कई धातुओं मूल क्रिया को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती हैं। क्रिया के पद परिचय में क्रिया के प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल एवं उस शब्द को जिससे क्रिया का संबंध है बताना जरूरी होता है। क्रिया के पद परिचय में क्रिया के प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल एवं उस शब्द को जिससे क्रिया का संबंध है बताना जरूरी होता है। संज्ञा या विशेषण से, संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती हैं, जैसे हाथ से हथियाना, चिकना से चिकनाना, चिकना से चिकनाना। और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वहाँ वे वाक्य कृतवाच्य कहलाते हैं। और जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्रमवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्रिया वाला टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।